हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गौड़ संस्थान में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने कुछ सिलेक्ट किए हैं जो कि परीक्षा में हर बार आते हैं। तो आज जो है हम लोग इन प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपके कम से कम 6 से 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक प्रश्न 5 नंबर का आता है और दूसरा प्रश्न तुम्हारा 1 नंबर या 2 नंबर का आता है। यानी कि टोटल मिला के यहाँ से 6 या 7 नंबर के प्रश्न लिए जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाते हैं तो हम दावा करते हैं आपके 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा है। पहला सवाल लिखा है 20 सेंटीमीटर व्यास और 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग पृष्ठ वाले बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, अब यहाँ पे बेलन का आयतन होता क्या है तो आपको मालूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि ये अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में, किसके वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से गुणा कर दे तो बेलन का आयतन बन जाता है। आई बात समझ में। अब देखो, देखते हैं हम लोग आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखो पाई का मान 22/7 रख देंगे। आर आर हम लोग यहाँ व्यास से निकाल लेंगे। व्यास का आधा आर होता है यानी 10 आ जाएगा। लेकिन बात फंस रही है एच की वैल्यू। यहाँ पे एच नहीं दिया गया है तो एच की वैल्यू कैसे निकालोगे, यही बात फंस जाती है। तो यहाँ पे जो दिया गया है बस इसी से तुम्हारा एच का मान आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। बेलन का वर्ग पृष्ठ क्या दिया गया है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वर्ग पृष्ठ। बेलन का वर्ग पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वर्ग पृष्ठ होता है 2πr/h। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्ग पृष्ठ क्या होता है। यानी जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा बेलन टाइप का एक जो है कैप है। यहाँ पे ये वाली जो एरिया है, कर्व्ड एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं बेलन का वर्ग पृष्ठ। अब यहाँ पे बेलन का वर्ग पृष्ठ क्या होता है 2πr/h। यानी कि अगर हम वृत्त की परिधि में, यानी ये हमारी परिधि है, अगर परिधि में ऊंचाई से गुणा करा दें, ऊंचाई से गुणा करा दें तो हमारा बेलन का वर्ग पृष्ठ बन जाता है। तो यहाँ पे बेलन का वर्ग पृष्ठ कितना है तो आप कहेंगे 1000 दिया गया है। अब यहाँ पे 2 है और पाई का मान हम लोग कितना रखेंगे तो पाई का मान हम लोग 22/7 रखने वाले हैं। और उसके बाद आर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा आपको पता होगा। व्यास अगर आपका दिया है कितना, व्यास अगर आपका दिया है 20 सेंटीमीटर तो त्रिज्या इसकी आधी होती है। यानी त्रिज्या किसकी आधी होती है, व्यास की आधी, यानी कि 20/2। अगर किसी चीज को आधा करना है तो उसके बटे में 2 लगाते हैं, यानी कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी 10 सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे, ये हमारी एच हो जाएगी। अब जितनी वैल्यू इधर दिख रही है अगर सबको उधर भेज दिया जाए बराबर के तो एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो भेजते हैं, देखो कैसे भेजेंगे। यहाँ पर 1000 है और यहाँ पे 1000 है। उसके बाद ये हमारा भाग में लिखा है 7। अगर कोई चीज़ भाग में होती है उधर जाती है तो गुणे में चली जाती है, गुणे में चली गई। अब उसके बाद जितनी हमारी गुणे में होती है, ये ऊपर वाली 2, 22 और 10, ये सब गुणे में दिख रहा है, यानी ये सब बट्टे में जाएगा। तो ये 2 गुणा 22 और गुणा 10। इस तरफ क्या बच गया, एच बच गया। अब काटेंगे, देखो कैसे। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 2 से कटेगा ये 50 आ जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 11 दूना 22, इसको काटेंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा, 25 दूना 50। अब ऊपर बचा है 7 और 25, नीचे बचा है 11, गुणा करा दो। 5 सत्ते 35 के 5, हासिल 3 मिल गए। और उसके बाद 5 7 पना 35, हासिल 3 मिल गए। 7 दूना 14, 14 3 17, यानी 175/11 बराबर का एच मिल गया। यानी कि एच हमको मिल गई है कितनी, 175/11। यही वैल्यू हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, आयतन को ज्ञात करने में यूज करेंगे। तो बच्चों देखते हैं कि यहाँ पे आयतन हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। यहाँ पे पाई का मान हम लोग कितना रखेंगे तो पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना है तो आर का मान हमने निकाला था 10, लेकिन यहाँ पे वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब वो संख्या 2 बार लिखना है। एच कितना आया है तो 175/11 आया है।
उसके बाद अब आपको काटापीटी करनी है। अब काटापीटी कैसे होगी, तो ये बात आती है, देखो यहाँ पर 7 से अगर इसको काटा जाए, ध्यान रखना हमेशा ऊपर और नीचे का कटता है। 7 से इसको काटोगे कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 7 दूना 14, इसमें कितना बचा 3, और 3 और 5 मिलके 35, 7 पना 35 कट गया। अब उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखेंगे कुछ कटने वाला है, हाँ कटने वाला है। 11 दूना 22 कट गया। अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे नीचे तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर क्या बचा है 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 25, यानी कि अब हम गुणा करा देंगे तो 25 दूना 50। अब ये वाले 1 0 2 0, यानी कि कितना आ गया हमारा 25 दूना 50 हो गया, और ये 2 जीरो लगा दिए, यानी कि 5000 आ गया। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं यूनिट हमारी क्या थी, तो यूनिट हमारी सेंटीमीटर थी, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लगाएंगे। लेकिन एक बात और फंसती है कि हमने वैल्यूम निकाला है यानी आयतन निकाला है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएं कि क्यूब लगाएं। तो याद रखना हमेशा जब आयतन निकालते हैं तो यहाँ पे क्यूब लगाते हैं। बच्चों हमें आशा है कि आपको ये सवाल कायदे से समझ में आया होगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, तो अगला सवाल हमारा लिखा हुआ है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रहा है। 30 मिनट में वह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद उसको हम चित्र में कन्वर्ट कर देंगे। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर, हमेशा याद रखना जो नहर होती है वो एक घनाभ की आकृति बनाती है। तो हम सबसे पहले एक घनाभ यहाँ पे बना लेते हैं। ये हम जो है घनाभ की आकृति बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, नदी है। यहाँ पे हम जो है इसको ड्रा कर लेंगे, ये हमारी नहर बन गई। अब यहाँ पे ये नहर की लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब यहाँ पे गहराई, गहराई कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे 1.5 मीटर, तो यहाँ पे 1.5 मीटर रख देते हैं। उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई यानी ये चीज़, चौड़ाई कितनी है, तो आप कहेंगे 6 मीटर। उसके बाद ये लंबाई, लंबाई तो दी नहीं गई है, लेकिन कहा गया है कि नहर में जो पानी चलता है वो 10 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चलता है, यानी कि इस चाल से चलता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से इसमें पानी चल रहा है। अब कह रहे हैं कि 30 मिनट में वह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे कि इन सवालों में करेंगे क्या। जैसे देखो, कभी गुब्बारे में हवा भरी जाए और आपसे पूछा जाए कि गुब्बारे में कितनी हवा भरी जा सकती है, तो हमेशा आप याद रखना आयतन निकाला जाएगा। जैसे आपसे कभी कह दिया जाए ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसका आप आयतन बताओ, तो हमेशा आप उसका आयतन ही निकालेंगे। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए एक बाल्टी है उसमें पानी डाल दिया गया, अब उसमें पूछा जाए आपसे इसमें क्षेत्रफल निकाला जाएगा कि आयतन, तो आप हमेशा उसका आयतन निकालेंगे, तभी जो है वो निकल पाएगा कि जो है बाल्टी में पानी कितना था। उसी प्रकार से यहाँ पे नहर है, अब नहर में कितना पानी है तो कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको आयतन निकालना होगा। तो आयतन निकालेंगे किसका, ये घनाभ का। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन ये है क्या, तो ये नहर है, यानी नहर का आयतन, नहर का आयतन। अब यहाँ पे घनाभ का आयतन बच्चों याद रखना, घनाभ जो होता है उसका आयतन होता है L गुणा B गुणा H, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे बात आती है, देखो यहाँ पे लंबाई तो दी नहीं है, चौड़ाई दी है, तो चौड़ाई हम रख सकते हैं कितनी 6। उसके बाद ऊंचाई कितनी दी है, तो 1.5। लेकिन लंबाई की बात फंस रही है, तो लंबाई कहाँ से निकालें, तो लंबाई हम निकाल सकते हैं कहाँ से, ये हमको चाल दे दिया है। चाल कितनी दी है, तो यहाँ पे चाल हमको दी है 10 किलोमीटर पर हावर। उसके बाद देखो समय कितना दिया गया था, तो समय आप कहेंगे यहाँ पे देखो 30 मिनट दिया गया था, तो यहाँ पे हम लोग 30 मिनट रखेंगे। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, ये यूनिट हावर में दिख रही है, तो इसको भी हावर में बनाओ, यानी कि ये घंटा में है तो ये भी घंटा में। तो 30 मिनट को आप आधा घंटा भी तो बोल सकते हो, तो बोल दिया हमने। अब यहाँ पर हम इसकी क्या निकालेंगे, लंबाई, लंबाई का मतलब दूरी। तो यहाँ पे दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे, दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुणा समय होता है।
अब यहाँ पे चाल कितनी है तो आप कहेंगे 10 है। समय कितना है तो आप कहेंगे यहाँ पे आधा घंटा है। अब यहाँ पे ये कटेगा तो 2 पंचे 10 यानी कि कितना आ गया 5 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ पे बात आती है 5 किलोमीटर आ गया, लेकिन ये तो मीटर में है तो आप इसको मीटर में चेंज करेंगे कैसे। यहाँ पे देखो ध्यान देना, 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे तो आप कहेंगे 5000 मीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गए हमारे 5000 मीटर, यानी कि ये जो तुम्हारी नहर की लंबाई है वो कितनी है, वो 5000 मीटर है। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे और निकाल देंगे। यहाँ पे देखो कितना रखेंगे तो आप कहेंगे 5000 यहाँ पे रख दिया जाए, तो हमने 5000 रख दिया। अब यहाँ पे दशमलव उड़ेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमेशा याद रखना ऊपर और नीचे का कटता है तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब याद रखना यहाँ पे कितना आ गया 500 गुणा 6 और गुणा 15, नीचे का तो सब कट चुका है। अब यहाँ पे ये बन जाएगा 15 छक्का 90, 90 का गुणा इसमें करेंगे 5 में तो ये बन जाएगा 90 गुणा 5 यानी 450 और ये 2 जीरो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45,000। बच्चों आप लोग गुणा करा लेना, हमने डायरेक्ट करा दिया है। यहाँ पे 45,000 आ गया, लेकिन बात आती है यूनिट हमारी काहे में थी, तो ये हमारी यूनिट मीटर में थी। निकाला क्या है, नहर का वॉल्यूम निकाला है, तो वॉल्यूम के लिए क्या लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं। ये हमारा नहर का आयतन आ गया है। लेकिन यहाँ पे पूछा उसने क्या था, उसने आयतन नहीं पूछा था, उसने पूछा था 30 मिनट में वह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। तो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्षेत्रफल निकालना है किसका, कि जो है 30 मिनट में वह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, कितने कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हो पाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सिंचाई निकालना है। तो ऊपर हम लोग रख देंगे आयतन और नीचे रख देंगे, क्या रखेंगे नीचे, कितना कितना जो है गहरा पानी की आवश्यकता है, तो 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे गहराई, गहराई रख दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा आयतन क्या दिया गया है, तो आयतन हमने निकाला है कितना, तो आप कहेंगे 45,000 निकाला है। उसके बाद गहराई कितनी है, 45,000 निकाला है, ये काहे में है, मीटर में है। उसके बाद गहराई, गहराई कितनी है 8 सेंटीमीटर गहरा। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ये तो मीटर में है, तो यहाँ पे याद रखना 8 सेंटीमीटर अगर दिया गया है, अगर इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 8 रख देना और यहाँ पे क्या करोगे, 100 से गुणा करा दोगे, बस और कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद क्या होगा, अब हम लोग टोटल का गुणा कराते हैं, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 45, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 3 2 5 बटे 8। अब जो है 8 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो कितना आएगा, यहाँ पर 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 अच्छंग 48, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 8 45, 8 45 हो गया। अब यहाँ पे 5 बचा और ये जीरो, अब यहाँ पे कितना 50, तो अच्छंग 48 हो गया। अब यहाँ पे 2 बच गया और 2 और जीरो मिलके कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा 20 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, अब यहाँ पे 8 दूना 16 हो गया, यानी कि इसमें कितना बच गया, तो आप कहेंगे 8 दूना 16, यहाँ पे कितना बचा, तो 4 बचा। अब यहाँ पे 8 पंच 40 हो गया और ये 2 जीरो बच गए, तो ये 2 जीरो हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हमने निकाल लिया है, क्या निकाला है, क्षेत्रफल बराबर कितना आया है, यहाँ पे 65 और 25 डबल जीरो, और ये हमारा यूनिट काहे में आएगा, मीटर, लेकिन क्षेत्रफल निकाला है तो क्या लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर है। हमें आशा है कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ये सवाल हर बार आता है। क्या लिखा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। गोले का अधिकतम व्यास
अधिकतम व्यास है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको अगर सवाल पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सवाल को थोड़ा थोड़ा पढ़ें, आपको 100% समझ में आएगा। लिखा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर वाला एक घन बना लेते हैं। ये क्या है? घन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक घन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक घन को ड्रा कर रहे हैं। अब घन में आपको पता होगी जितनी भी साइड्स होती हैं सब आपस में बराबर होती हैं। ये हमने एक घन बना लिया। अब घन की जो साइड्स हैं यानी भुजा है वो कितनी है? तो 7 सेंटीमीटर है। 7 ये तुम्हारी ऊंचाई हो गई, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई और ये 7 सेंटीमीटर तुम्हारी लंबाई हो गई। अब यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, यानी कि इसके ऊपर क्या रखा है? तो आप कहेंगे इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। तो हमने अर्धगोला रख दिया। ये यहाँ पे एक अर्धगोला रख दिया गया। उसके बाद क्या कहा गया है? गोले का अधिकतम व्यास है। बच्चों आपको पता होगा, देखो अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। यानी कि इसका व्यास जो बनेगा अर्धगोले का व्यास, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास कितना बन जाएगा? जितना ये साइड है, ये जितनी साइड है, ये जितनी साइड है, यानी कि सब अगर 7 7 हैं तो इसका व्यास भी 7 बनेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 7 होगा। तो यानी कि व्यास इसका कितना? 7 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब यहाँ पे कहा क्या गया है वो बस आपको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कहा गया है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना होगा? ध्यान देना। सबसे पहले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अगर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है यानी कि पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप याद रखना एक चीज इसमें घटानी भी है। क्या घटाना है वो अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल में ऐड कर देंगे किसका क्षेत्रफल? अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें याद रखना यहाँ पे नीचे एक चीज दब जाती है। जैसे हम लोग, ये हमारी घन के आकार की कोई वस्तु है, इस पे जब हम एक अर्धगोला रख देंगे तो यहाँ पे ये जो नीचे वाली सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है वो ढक जाएगी ना, यानी कि एक यहाँ पे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो ढक जाएगा। यानी कि इसमें वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल इसमें घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं। घन का क्षेत्रफल याद रखना 6a² होता है। अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। और यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो πr² होता है। बच्चों एक बात याद रखना, अर्धगोले का क्षेत्रफल, जैसे आपको गोले का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़ा आसान है। गोले का क्षेत्रफल, गोला चारों तरफ से घिरा रहता है। जैसे गोला है कोई और गोला चारों तरफ से घिरा रहता है यानी 4, और किससे घिरा रहता है? तो वृत्त के क्षेत्रफल से घिरा रहता है, यानी कि πr² लगा देते हैं। यानी कि गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 4πr² हो जाएगा। लेकिन अर्धगोले का निकालना यानी आधा करना है तो 2πr² हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों आपको क्या ध्यान देना है? यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं तो उनको हम कॉमन कर लेते हैं, 6a²। अब यहाँ पे देखो 2πr² में 1πr² घटा देंगे तो यहाँ पे 1πr² बचेगा, यानी πr² लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 और यहाँ पे साइड्स कितनी दी गई थी, यानी कि देखो यहाँ पे भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घन था, यानी कि ए का मान कितना था? तो आप कहेंगे 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 7, लेकिन वर्ग लगा है तो 2 बार रखेंगे प्लस। अब यहाँ पे पाई का मान रख देंगे 22/7 और उसके बाद यहाँ पे क्या है? आर, आर का मान क्या रखेंगे? तो आर का मान देखो व्यास दिया गया है तो इसकी आर कितनी आ जाएगी? तो आर आ जाएगी, इसकी आर कितनी आ जाएगी? व्यास का आधा जो है त्रिज्या होता है, यानी 7/7/2 हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 7/2 सेंटीमीटर। लेकिन कै बार? वर्ग लगा होने के कारण 2 बार रखेंगे, तो रख दिया हमने। अब जो है काटा पीटी करेंगे। देखो 7 से
7 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 से कटेगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा क्योंकि 11 दूना कितना होता है 22 होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो 7 सत्ते 49, 49 का 6 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 सत्ते 49, 49 का 6 में गुणा करना है प्लस, अब यहाँ पे देखो 11 सत्ते 77 और 77/2, 77/2। अब यहाँ पे गुणा करा दो, 6 नहीं में 54 का 4 हासिल आ गया 5 और 6 चौक 24 और 24 5 29। और यहाँ पे ध्यान देना 2 का जब 72 में भाग देंगे तो आएगा 38.5। कितना आएगा 38.5, चाहे करा के देख लो। यहाँ पे 2 का 77 में भाग दो तो 2 त्या 6, कितना आया हासिल 1, यानी घटाने पे कितना आया 1। अब यहाँ पे 7 ये नीचे आ जाएगा। अब 2 अट्ठे 16, कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंचे 10, यानी कि कितना आ गया 38.5 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे 38.5। अब आपको बस दोनों को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे ऐड करना है, 294। अब जिसमें दशमलव नहीं है उसके बाद दशमलव मान लिया जाता है। अब यहाँ पे कितना है 38.5। अब इनको ऐड कर दो तो ये हमारा 5.84 हासिल आया 1, 9 1 10, 10 3 13 हासिल आया 1। उसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा 3। और यही हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, हमने क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है। यहाँ पे यूनिट को रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूनिट हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम यूनिट रखने वाले हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाला है तो ये हमारा स्क्वायर लग जाएगा। बच्चों हमें आशा है कि आपको ये सवाल भी कायदे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें ताकि जो है हमें और मोटिवेशन मिले, हम जो है इसी प्रकार का कंटेंट आपके लिए लाते रहें। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ जो कि इसी का सेम सवाल है। अब यहाँ पे एक सवाल जो है बिल्कुल इसी के तरीके का है लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको कैसे करना है ध्यान देंगे। अब यहाँ पे सवाल क्या लिखा है, सवाल लिखा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चे अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लिखा है एक घन के आकार का ब्लॉक है। तो सबसे पहले हम घन के आकार का यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं। तो हमने जो है एक घन के आकार का यहाँ पे ब्लॉक खींचना शुरू कर दिया है। यहाँ पे हमने जो है एक घन के आकार का ब्लॉक बना लिया। उसके बाद क्या कहा गया है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है घन के किनारों के बराबर है, यानी कि बिल्कुल यहाँ से सटा के काट दिया गया है कि जो घन के किनारे हैं उनसे सटा के काट दिया गया है। तो हम यहाँ पे इनको जो है काट के आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे खींच देना है। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक गड्ढा बन गया जो कि किस आकार का है, अर्धगोले आकार का है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, फार्मूला सीधे यूज करते हैं। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ध्यान देना। यहाँ पे देखो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो घन दिया गया है घन का क्षेत्रफल निकालो, फिर अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालो, और ये जो एरिया है ये ऊपर, यानी कि ये जो तुम्हारे गोले का ये जो वृत्त है इसको घटा दो तो निकल आएगा तुम्हारा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल ऐड करेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल ऐड करेंगे, उसमें क्या घटाएंगे, तो उसमें हम घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे घन का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप कहेंगे 6a², अर्धगोले का क्या होता है तो आप कहेंगे 2πr², वृत्त क्या क्या होता है तो आप कहेंगे πr²। यहाँ पे सेम वही काम जो है हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6a², यहाँ पे 2πr² में 1πr² घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1πr² बच जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है, यानी कि वैल्यू रखना है, और आपको दिख रहा होगा इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। तो हम लोग अगर वैल्यू नहीं दी होती हैं तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना घन की जो साइड्स हैं यानी कि जो भुजा है
वो क्या है, ए है। यानी कि ये अगर हमने ए मान लिया, और आपको पता होगा अगर घन की एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए हो जाएगी और तीसरी भुजा भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब अच्छा, एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर ये ए है तो यहाँ पे इसका जो रेडियस बनेगा यानी जो त्रिज्या बनेगी वो ए की आधी बनेगी। हमें आशा है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे घन की भुजा तो ए है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक अर्धगोला है, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी आर कितनी हो जाएगी, ए की आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ए रखोगे, ए गुणा ए यानी वही बनेगा, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पाई का मान, हम लोग पाई का मान यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं, तो पाई का मान हम लोग रख देते हैं, नहीं रखते हैं, चलो हटाओ, रहने दो। यहाँ पे आर का मान कितना रखेंगे, तो आर का मान हम लोग रखेंगे कितना, ए बाई टू, लेकिन वर्ग लगा होने के कारण कितने बार, तो 2 बार। यहाँ पे हमने रख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 6a² प्लस, यहाँ पे देखो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, a² और ये बन जाएगा 4, यानी a²/4, लेकिन साथ में क्या है, ये हमारा पाई भी है, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ आप कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जब इसका इधर गुणा कराओगे, इसमें जब ऐड करोगे तो ऐड ही नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि पाई साथ में लगा पड़ा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों, हमें आशा है कि आपको जो है ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब यहाँ पे बच्चों एक काम और कर सकते थे, हम लोग पाई का मान भी रख सकते थे 22/7, तो थोड़ा और बढ़ जाता। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब यहाँ पे अगला सवाल लिखा हुआ है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों ओर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है, व्यास जो है 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ पे दवा का एक कैप्सूल है जो कि बेलन के आकार का है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप जो है थोड़ा थोड़ा सवाल पढ़ो और थोड़ा थोड़ा जो है इसको ड्रा करो। दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो है बेलन की शेप बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बेलन की शेप ये कुछ इस प्रकार से बना लिया है। उसके बाद इसके आगे कहा गया है इसके दोनों ओर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, यानी कि इसके दोनों तरफ क्या लगा है, अर्धगोला लगा है, तो हमने अर्धगोला भी लगा दिया दोनों तरफ। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो इसकी हो जाएगी रेडियस, इधर भी ये रेडियस, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, और ये भी रेडियस। अब यहाँ पे आगे देखो क्या लिखा है, पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है 14 mm है, पूरा यानी कि जितना कैप्सूल है वो पूरा टोटल लंबाई उसकी है 14 mm, उसका व्यास है 5 mm, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, तो कहेंगे 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझना बच्चे, जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जैसे ये हमारा पेन है और ये पेन का कैप है, तो ये हमारा किस आकार का है, अगर ऐसे आप देखेंगे तो ये एक बेलन दिख रहा है। अब ये वाला हमको एरिया निकालना है, यानी कि जो कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड एरिया का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कैप्सूल का, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 काम आपको करने पड़ेंगे। क्या, बेलन का क्षेत्रफल निकालो और उसके बाद दोनों अर्धगोलों को निकाल के उसमें ऐड करो। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन का क्षेत्रफल प्लस करेंगे उसी में दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल, अर्धगोलों का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान देना होगा, बेलन का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, यानी कि वृत्त की परिधि में अगर h से गुणा कर दिया जाए तो बेलन का क्षेत्रफल बन जाता है। अब दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल देखो 2 है, और अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब यहाँ पे देखो फाइनल क्या बनेगा, 2πr/h प्लस यहाँ पे बन जाएगा 4, 2 दूना 4, 4πr²। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 है, पाई है, r है, इसमें भी देखो 2 है, पाई है, r है, तो कॉमन कर लो 2πr। 2πr इसमें कॉमन हो गया तो सिर्फ क्या बचा, h बचा।
अब इसमें क्या बचा, 2 निकल गया तो इसमें 2 बचा, 2 तो निकल गया, 2 बचा, इसका पाई निकल गया, एक आर निकल गया तो एक आर और बच गया। अब यहाँ पे बात आती है कि वैल्यू पुटअप करना है। वैल्यू पुटअप करने के लिए आपको सही सही वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे आर की वैल्यू सही रखनी पड़ेगी, एच की वैल्यू सही रखनी पड़ेगी। अगर आप एच डायरेक्ट यहाँ पे 14 mm रख देंगे गलत हो जाएगा, और अगर व्यास डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यास तो रखना नहीं, रेडियस रखनी है। तो यहाँ पे देखो, जितना व्यास तुम्हारा बेलन का है उतना ही तुम्हारा अर्धगोले का भी है, यानी कि बेलन और अर्धगोले, बेलन और अर्धगोले का व्यास टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 5 mm है। और अगर हम तुमसे कह दें कि दोनों का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 5 का आधा हो जाएगा। 5 का आधा कितना, यानी कि 2.5 mm। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारी रेडियस है वो तो निकल आई कितनी, 2.5। तो यहाँ पे 2.5, ये रेडियस 2.5, ये रेडियस 2.5, ये रेडियस 2.5। अब अगर हम कहें कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई आपको निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक निकालना है। टोटल दिया गया है कितना, 14। अब 14 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर इधर का ढाई और इधर का ढाई हम घटा दें 14 में, तो देखो क्या होगा, तो हमारी बेलन की ऊंचाई निकल आएगी, यानी कि बेलन की ऊंचाई निकल आएगी। बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 में क्या घटाना पड़ेगा, ढाई इधर का हटा दो, ढाई इधर का हटा दो, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एरिया चाहिए। ढाई ढाई 5, यानी 5 हटाना है, यानी कि कितना आ जाएगा, 9 mm आ जाएगा। ये वैल्यू आपको रखनी है और ये वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे रखते हैं, देखो यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7। उसके बाद आर का वैल्यू कितना रखें हम, आर का वैल्यू देखो कितना आया है, आर का वैल्यू 2.5 या फिर 5/2 रख देंगे। तो यहाँ पे हम जो है 5/2 रखते हैं। उसके बाद एच का वैल्यू कितना रखना है, एच का वैल्यू देखो, एच किस में है, बेलन वाले में है, तो यानी बेलन की एच रखनी है, कितनी है, 9 है। प्लस यहाँ पे देखो 2, और आर का मतलब कितना, 5/2। आया समझ में। यहाँ पे देखो ध्यान देंगे दोबारा, 2 पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू हमने रखा कितनी, 5/2। उसके बाद ब्रैकेट लगाया, उसके बाद एच की वैल्यू कितनी, 9 mm। उसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 रख दिया। उसके बाद ये आर की वैल्यू कितनी, 5/2। यहाँ पे सबसे पहले बॉडमॉस हमारा नियम बोलता है, बॉडमॉस का नियम फॉलो करेंगे। अगर बॉडमॉस का नियम यहाँ पे नहीं फॉलो किया, सवाल गलत हो जाएगा और आप जो है नंबर अचीव नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे कि हम तो सब सही सही करके आए थे, हमारा नंबर क्यों काट दिया गया, तो आपका नंबर इसी वजह से काटा जाता है क्योंकि सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन कराते हो। बॉडमॉस का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाए, फिर ऑफ को हल किया जाए, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीपल को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, डिवीजन का मतलब होता है भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये नियम आपको फॉलो जरूर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। देखो 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 14, यानी कि कितना बन गया, तो आप कहेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा 5/2। अब यहाँ पे 9 5 14, और ये ब्रैकेट हटेगा तो काहे का निशान, गुणे का निशान आ जाएगा। 9 5 14, ब्रैकेट हटा, गुणे का निशान। अब 2 7 14 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 7 14, ये ऊपर ही है आपका, बटे में अगर 1 कर दिया जाए तो ये ऊपर ही है, और ये ऊपर ये नीचे, ऊपर नीचे का तो ही कटता है। अब यहाँ पे कट गया, 7 से 7 भी कट गया। अब क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं है, देखो 1 1 1, नीचे कुछ नहीं, ऊपर है तुम्हारा क्या क्या है, 2 है, और उसके बाद क्या है, गुणा 22 है, और गुणा 5 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 22 पंचे 110, 110 का 2 में गुणा तो 220 आ गया। लेकिन यूनिट या आपको देखनी पड़ेगी, क्या थी, mm थी। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, mm रखेंगे। mm रखने के बाद यहाँ पे हमने क्या निकाला था, तो क्षेत्रफल निकाला था, और यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं 14 मीटर गहरा खोदा जाता है, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर। बच्चों ये वाला सवाल बाद में करेंगे, इसी का सेम सवाल जो है हम लोग पहले कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला सवाल है,
लिखा है व्यास, व्यास कितना है, व्यास 7 मीटर वाला एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदी गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है, यानी चौकोर एक जो है चबूतरा बनाया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। बच्चों एक बात याद रखना आप लोग, अगर हम लोग जो है कोई गड्ढा खोदते हैं और खोदे हुए मिट्टी से हम लोग कुछ बनाते हैं और दोनों का जो है हम लोग पूछ देते हैं, दोनों में कंपैरिजन करा देते हैं, तो आप हमेशा याद रखना हम लोग आयतन को बराबर करते हैं। यानी कि यहाँ पे कुआं है, दूसरा चबूतरा है, और कुएं और चबूतरे का आयतन बराबर करेंगे। तो हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखो सवाल आपको अगर पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा सवाल आप लोग पढ़ा करिए। यहाँ पे क्या लिखा है, व्यास 7 मीटर वाला एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। आप लोग को पता ही होगा कि जो कुआं होता है हमेशा बेलन के आकार का ही होता है। कहीं आपने जो है बिल्कुल चौकोर नहीं देखा होगा, बहुत ही कम कंडीशन है कि जो है चौकोर कुआं बनाया जाता है, हमेशा गोल कुआं बनाया जाता है जो कि एक बेलन के आकार का होता है। ये हमने एक कुआं बना दिया है जो कि एक बेलन के आकार का है। अब यहाँ पे व्यास बताया गया है कितना है, 7 मीटर है। उसके बाद बताया गया है गहरा कितना है, तो आप कहेंगे 20 मीटर गहरा है। उसके बाद कहा गया है कि इससे जो मिट्टी निकली है उसको फैलाकर क्या बना दिया गया है, एक चबूतरा बना दिया गया है। ठीक है, चबूतरा बना दिया गया है, ये कुछ इस प्रकार से। अब चबूतरा अगर बनाया गया है, देखो लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, यानी कि घनाभ के आकार का बनाया गया है, तो हम घनाभ के आकार का एक क्या बना देते हैं, चबूतरा बना देते हैं। लंबाई ये जो पहले लिखी होती है लंबाई होती है, लंबाई कितनी है तो 22 मीटर, चौड़ाई कितनी है तो 14 मीटर। उसके बाद देखो ऊंचाई तो नहीं पता है, ऊंचाई उसने पूछी है चबूतरे की ऊंचाई, यानी चबूतरे की ऊंचाई पूछी है तो उसको h मान लेंगे। अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है ज़्यादा विशेष, हम लोग जो है दोनों का आयतन बराबर करते हैं। यहाँ पे देखो क्या करना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, यहाँ पे बेलन का आयतन या फिर यहाँ पे कुआं भी लिखा जा सकता है, कुआं या बेलन का आयतन बराबर चबूतरे, चबूतरे या घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कुएं या बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद चबूतरे या घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है एल गुणा बी गुणा एच। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखो पाई का मान हम लोग यूज कर सकते हैं, आर का मान भी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। देखो ये व्यास दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है, तो व्यास हमारा कितना है 7 मीटर है। अगर हम कहें कि त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, आधी हमने कर दिया यानी 7/2 या फिर 3.5, काहे में है मीटर में है। उसके बाद एच की वैल्यू, एच की वैल्यू यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई देखो ध्यान से कितनी है, 20 मीटर है, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई कितनी है तो आप कहेंगे 20 मीटर है, ये बेलन की है ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई हो गई, और ये तुम्हारी बेलन की त्रिज्या हो गई, और ये बेलन का व्यास हो गया। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे देखो पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू हम लोगों ने आर की वैल्यू निकाल ली है 7/2 या फिर 3.5, एच की वैल्यू भी हमको पता है यानी बेलन की एच भी पता है। उसके बाद चबूतरे की एल, एल तो पता है कितनी है, चबूतरे की एल तुमको पता है 22 है। उसके बाद बी कितनी है, बी भी पता है यानी चौड़ाई भी पता है वृत्त। उसके बाद यहाँ पे एच नहीं पता है, वही तो निकालनी है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुटअप करेंगे, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी रखेंगे तो 7/2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो 2 बार रखना है। एच की वैल्यू कितनी है तो एच की वैल्यू 20 है, बराबर एल कितना दिया गया है तो एल आपका लंबाई यानी कि उसकी घनाभ की लंबाई कितनी 22 है, बी कितनी है 14 है। उसके बाद एच निकालना है। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना ये सारी चीज़ें गुणे में है, तो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, गुणे की चीज़ें बट्टे में जाती हैं, यानी 22 गुणा 7 गुणा 7, यहाँ पे सारी चीज़ें ये ऊपर वाली हैं, 22 7 7 20, तो 22 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 20, और बट्टे में क्या है तो 7 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा
यहाँ पे ये वाली जितनी भी गुणे वाली चीज़ है सब अगर बराबर के उस तरफ जा रहे हैं तो बट्टे में जाएंगी, यानी 22 और गुणा 14। अब बच्चों आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पे काट क्यों नहीं रहे हैं। हम इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। देखो 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर 7 दूना 14, यहाँ पे देखो क्या आ गया 2 2 और ये तुम्हारा कितना 2, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। अब यहाँ पे कितना आ गया 5 ऊपर और नीचे कितना 2, ये h है। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 2 का जब 5 में भाग करेंगे यानी कि 5 का आधा कितना, यानी कि h बराबर कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 2.5 मीटर। और यही बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। हमें आशा है कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि इसी प्रकार का सेम सवाल है, कुआं का सवाल। सवाल लिखा हुआ है, व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं 14 मीटर गहरा खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करो। अगर आपको सवाल पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, ना पढ़ो सवाल, बिल्कुल छोड़ दो। आप जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ो और थोड़ा थोड़ा समझो। क्या लिखा है, व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं। तो कुआं है तो हम बना लेते हैं। सबसे पहले कुआं हमेशा हमको मालूम है कि जो कुआं होता है किस आकार का होता है, तो एक बेलन के आकार का होता है। ये हमने कुआं बना लिया। व्यास इसका कितना है, तो 3 मीटर है। कुआं गहरा कितना है, तो आप कहेंगे 14 मीटर गहरा है, तो ये हम 14 मीटर गहरा बना लेते हैं। ये 14 मीटर गहरा हो गया। उसके बाद इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है। अब बांध की जो ऊंचाई है वो आपको बतानी है। देखो जब इससे मिट्टी खोदी जाती है, मिट्टी को खोद के इसके चारों तरफ फैला दिया जाता है और चारों तरफ फैलाने के बाद कुछ इस प्रकार का एक वलय बन जाता है, ये कुछ इस प्रकार से। और ये वलय जो है 4 मीटर चौड़ा है। ये कितना चौड़ा है, 4 मीटर। इधर भी 4 है, 4 मीटर, और ये इधर भी 4 है, 4 मीटर, इधर भी 4 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो वलय बना है इसमें क्या ऊंचाई नहीं होगी। बच्चे ऊंचाई जरूर होगी, क्योंकि अगर तुमने चबूतरा बनाया है, गोल बनाओ या चौकोर बनाओ, उसमें ऊंचाई तो होगी ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग ऊंचाई भी दे देते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि अगर ये तुम्हारी 3 है, यानी पूरा व्यास अगर तुम्हारा 3 है, तो ये आधा तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे ये तुम्हारा बन जाएगा 1.5, यानी कि 1.5। इधर भी तुम्हारा कितना बन जाएगा, तो तुम कहोगे 1.5। अब बच्चों जो है आगे हम लोग करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, दोनों चित्रों को अलग अलग कर लेते हैं। ये हम लोग जो है कुआं बनाए हैं और ये हम वलय बनाए हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं ताकि हमको सवाल को कायदे से समझ में आ जाए। ये हमारा कुआं है, इसकी जो व्यास है वो है 3 मीटर, गहरा कितना है 14 मीटर। अब यहाँ पे हम वलय बनाते हैं। वलय भी हमारा जो है कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन ये जो है कुछ इस प्रकार का वलय है, ये इस प्रकार का। ये तुम्हारी कितनी है, तो ये 4 है। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो आप कहेंगे ये तुम्हारी 1.5 है। अगर हम तुमसे कहें कि ये अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो अंदर वाला वृत्त, ये छोटा वाला वृत्त है अंदर वाला, इसको R1 मान लो। R1 कितनी है, तो तुम कहोगे 1.5 है। लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि पूरे बड़े वाले की बताओ, तो ये 1.5 और ये 4, यानी कि कितनी 5.5 हो जाएगी, अब यूनिट मीटर। अब उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो तो दी है हमको पहले से, और इसकी अगर हम निकालें तो ये तो हमारी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगी। यानी सब कुछ पता चल गया। अब जो है दोनों को आपस में क्या करते हैं, दोनों का आयतन बराबर कर देते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे, कुएं का आयतन, कुएं का आयतन बराबर वलय का आयतन, वलय का आयतन। अब देखो ध्यान देंगे बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन आपको बच्चे पता होगा कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है पाई r² h,
और देखो दूसरा भी जो है तुम्हारा बेलन ही है, लेकिन जो है खोखला बेलन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे दो वृत्त आपको दिख रहे होंगे, एक अंदर छोटा एक बड़ा। तो यहाँ पे देखो पाई, लेकिन आर यहाँ पे दो हो गई है। आर कितनी? दो हो गई है, एक R1 एक R2, यानी कि R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर, ये H हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बराबर में जो चीज़ें होती हैं वो कटती हैं। कैसे? यहाँ पर देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। यहाँ पे देखो आर, आर रखना है आपको। आर कितना रखोगे, यानी कितना रखोगे आर, तो तुम कहोगे 1.5 रखना है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो कितने बार? 2 बार। उसके बाद एच कितना रखोगे, तो तुम कहोगे 14 रख दो। एच किसकी? यहाँ पे बेलन या फिर कुएं की। उसके बाद वलय, वलय की R1 कितनी है? R1 तुम कहोगे R1 जो है कितनी है, तो 1.5 है, इसका स्क्वायर। उसके बाद प्लस R2 कितनी है, तो तुम कहोगे 5.5 है, यानी इसका स्क्वायर। और दोनों को जो है ब्रैकेट में बंद कर लेना है, ये H। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि इसको खोलना पड़ेगा आप। तो यहाँ पे हम इसको खोलते हैं, 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14 और बराबर, यहाँ पे देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाए तो आप याद रखना, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी अगर इसको हम ए मान लें, उसको बी मान लें, तो देखो ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी का मतलब समझते हो? ए और प्लस बी, ए प्लस बी एक बार हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये हमारा बन गया। और एच, एच हमको तो निकालना है, देखो बांध की एच निकालना है, तो एच को हम लोग नहीं रखेंगे यहाँ पे। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 है गुणा 1.5 है गुणा ये 14 है और ये बराबर, ये ध्यान से अगर देखोगे 5.5 और 1.5 कितना होता है, तो 5.5 में आधा जोड़ो 6, 6 में एक जोड़ो 7 हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा, ये घटाओगे तो कितना? 4 हो जाएगा, क्योंकि 5.5 में 1.5 घटा दो 4 हो जाएगा। और ये गुणे में क्या है? H। अब बच्चों ध्यान देना, जितनी भी चीज़ें गुणे में होती हैं सब उधर जाएंगी तो बटे में चली जाएंगी। यहाँ 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14 और ये बटे में आ जाएगा कितना? तो 7 गुणा 4 बराबर का H। यहाँ पे काट दो बच्चों इसको, देखो 7 दूना 14। अब ये देखो 2 से ये कटेगा ना, 2 दूना 4। अब यहाँ पे 15 गुणा 15 करोगे तो बन जाएगा 225, बन गया। लेकिन पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, यानी टोटल कितनी संख्या? तो 2 संख्या। तो यहाँ पीछे से लगा दो, 2 संख्या के बाद यहाँ पे लगा दिया। बटे का क्या है? 2 भी है, बराबर का H हो गया। अब यहाँ पे जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो देखो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, पॉइंट लगा दिया, 2 एकम 2 और उसके बाद ये तो खत्म। अब ये 5 बचा, 2 दूना 4, अब इसमें 1 बच गया तो आगे जो है पॉइंट लगा, 0 बढ़ा सकते हैं, तो 2 पंचे 10। ये हमारी क्या आ गई? बांध की H आ गई। बांध की ऊंचाई आ गई, कितनी आ गई है? बांध की ऊंचाई आ गई है 1.125 और ये यूनिट काहे में सारी थी? मीटर में। तो यहाँ पे मीटर लगा देंगे बच्चों, यही हमारा फाइनल आंसर है। हमें आशा है कि आपको ये जो है सवाल भी समझ में आया होगा। बच्चों हम लोग अब इस सवाल को नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, हम जो है इसी प्रकार से सारे लेसन कवर करा देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। बच्चों वीडियो बनाने में, सारा मैनेजमेंट करने में बहुत ही टाइम लगता है और दिमाग लगता है और समय भी लगता है, तो इसलिए हमारी मेहनत के लिए आप लोग इसको लाइक कर दें। धन्यवाद।